गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड करते हुए, तो सोच रहा था कि किसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं। बहुत रिक्वेस्ट भी आया था मेरा चैनल में कि माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसको रखते हुए कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए, जो कि प्रोबेबल से क्वेश्चन हो सकता है उस एग्ज़ाम्स में, उसके रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट आया था। उस रिक्वेस्ट सबको मैं बहुत बार देखने के बाद दिमाग में था कि एक वीडियो ज़रूर इसके ऊपर अपलोड करूं। तो आज एक क्वेश्चन सेट में प्रिपेयर किया हूं जो कि स्पेशली माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, और दोबारा भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपका वैल्यूएबल कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि आपका कमेंट को आधार बनाते हुए आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस नया दिमाग में आएगा मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, बहुत ही क्लोज आ गए हैं हम एग्ज़ाम के। तो अभी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। तो ये सब क्वेश्चन सेट को आप जितना ज़्यादा देखेंगे आपको भी रिमाइंड होगा, और सब सब्जेक्ट्स और आपका फंडामेंटल्स भी और अच्छे से क्लियर होगा, ताकि जब एग्ज़ाम में आप ये सब क्वेश्चंस को देखेंगे तो घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन सेट जो भी रहेगा क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में आपको बहुत मददगार होगा। इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो को शुरू करता हूँ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। इस क्वेश्चन सेट का, इंटीरियर वॉल्स, सीलिंग्स and partitions of latrine must be whitewashed at least once in every dash। ऑप्शंस जो है 3 months, 4 months, 2 months, 6 months। कैंटीन का जो इंटीरियर वॉल है, सीलिंग्स है, पार्टीशंस है, इसको वाइट वॉश करने का प्रोविजंस है माइंस रूल में। तो कितने दिन के अंदर हमको ये सब इंटीरियर वॉल, सीलिंग्स एंड पार्टीशंस को वाइट वॉश करवाना है? 3 months, 4 months, 2 months, 6 months। तो क्या है इसका सही आंसर? आप पहले इसको खुद आंसर दे, फिर मैं इसका सही आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है माइंस रूल का। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि 4 months। हर 4 महीने में एक बार हमको वाइट वॉश करवाना है कैंटीन का इंटीरियर वॉल, सीलिंग एंड पार्टीशंस का। इसमें और क्या प्रोविजंस है? इसमें और भी लिखा गया है कि जो उसका फ्लोर है कैंटीन का, लैट्रिन का, कैंटीन बोल रहा हूँ, लैट्रिन का जो फ्लोर है और उसका जो इंटीरियर वॉल का सरफेस है उसको सीमेंट बॉन्ड करना पड़ेगा 1.25 मीटर हाइट तक सीमेंट बॉन्ड होना चाहिए लैट्रिन का। और उसका जो टाइल्स है, सीमेंट टाइल्स जो रहता है लैट्रिन में, उसको हर 7 डेज में एक बार वॉश करवाना है। ये सब प्रोविजंस है माइंस रूल में रिलेटेड टू लैट्रिन। तो दोस्तों, इस टाइप का जितना भी जो क्वेश्चन है माइंस रूल में, जैसे लैट्रिन हो गया, फर्स्ट एड स्टेशन हो गया, कैंटीन हो गया, फर्स्ट एड रूम हो गया, ये सब चीज़ में जो ड्यूरेशन दिया है, जो इंटरवल दिया गया है, इतना दिन के अंदर ये करना है, इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चाहे माइन फोरमैन एग्ज़ाम हो या फिर माइनिंग मेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 4 months। हर 4 महीने में हमको इंटीरियर वॉल, सीलिंग्स एंड पार्टीशंस को साफ सुथरा करना है, वाइट वॉशिंग करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर इन एक्सप्लोसिव्स।
ये हो सकता है ब्लास्टर एग्जाम में भी आ सकता है, माइनिंग मेट में भी आ सकता है, माइनिंग फोरमैन एग्जाम में भी आ सकता है। स्टेबलाइजर के हिसाब से एक्सप्लोसिव में कौन सा केमिकल यूज होता है? सल्फर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटासियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी में लिखा गया है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तीनों को हम लोग स्टेबलाइजर के हिसाब से यूज करते हैं एक्सप्लोसिव में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव पढ़े होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन, यानी कि एक्सप्लोसिव के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। पहला चीज़ रहता है कम्बस्टेबल मटेरियल, फिर रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रहता है स्टेबलाइजर, एंटीसेटिंग एजेंट, सेंसिटाइजर। ये सब चीज़ एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन में आता है। ओके, कम्बस्टेबल मटेरियल यानी कि जो खुद जलता है, जो खुद जलने के लिए ही उसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोसिव में, उसको बोलते हैं कम्बस्टेबल मटेरियल। जैसे वुड मिल हो गया, चारकोल, सल्फर, फाइबर, ये सब कम्बस्टेबल मटेरियल है एक्सप्लोसिव में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से क्या क्या यूज होता है? सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के हिसाब से कौन कौन यूज होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब स्टेबलाइजर के हिसाब से यूज होता है। फिर कुछ सेंसिटाइजर भी यूज होता है जो कि सेंसिटिविटी बढ़ाता है एक्सप्लोसिव्स का, जैसे एल्यूमिनियम पाउडर वगैरह यूज होता है। फिर एंटीसेटिंग एजेंट भी यूज होता है। तो ये सब है एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेबलाइजर के हिसाब से क्या होता है, क्या यूज होता है, तो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो यूज होता है एक्सप्लोसिव में, वो क्यों यूज होता है? एज स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सप्लोसिव का यूज होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेस्क्राइब्ड इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड एट वर्कप्लेस ऑफ HEMM, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी जहाँ यूज होता है माइंस में, उस एरिया में इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना मेंटेन होना चाहिए? तो जानते हैं आप, इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्कुलर 2017 में जो आया था, उसमें अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है। तो जो ऑप्शन है 15 वोल्ट, 15 वर्टिकल, 25 हॉरिजॉन्टल, 15 हॉरिजॉन्टल, 15 वर्टिकल, 25 वर्टिकल, 15 हॉरिजॉन्टल, 25 वर्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या है? इल्यूमिनेशन जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है DGMS सर्कुलर में 2017 का, उस सर्कुलर को आप लोग को कंप्लीटली याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो एरिया दिया गया है, किसी भी एरिया का पूछ सकता है कि इस एरिया का इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड क्या है। तो HEMM जहाँ यूज होता है माइंस में, वहाँ पे जो इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है वो है 15 हॉरिजॉन्टल, 25 वर्टिकल, यानी कि जो ऑप्शन डी में है 15 हॉरिजॉन्टल, 25 वर्टिकल। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरी ZZ एक्सप्लोसिव्स? Explosive which have mass fire risk and moderate explosion risk, explosives which have a fire or slight explosion risk, explosive which have a mass explosion risk and minor missile effect, none of these। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या? कैटेगरी X, कैटेगरी Y, कैटेगरी Z एंड कैटेगरी ZZ। आप जो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं माइंस में, उसका जो कार्टून जो यूज होता है, जो उसका पैकिंग रहता है, उस पैकिंग में ये क्लियरली मेंशन होता है कैटेगरी ZZ लिखा होगा, आप देखे होंगे, ये भी जानते हैं आप लोग। तो उस कैटेगरी ZZ का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मैं बोला कि एक्सप्लोसिव को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी X, कैटेगरी Y, कैटेगरी Z एंड कैटेगरी ZZ। कैटेगरी X का मतलब क्या है? एक्सप्लोसिव व्हिच हैव ए फायर और स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क एंड इफेक्ट ऑफ व्हिच इज लोकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सप्लोसिव में सिर्फ
जो एक्सप्लोसिव जब बर्न होता है, जब एक्सप्लोजन होता है, तो सिर्फ हल्का सा फायर निकलता है, वो सब कैटेगरी एक्स के अंदर में आते हैं। जिस एक्सप्लोसिव में मास फायर रिस्क का चांस है, फायर बहुत ज़्यादा फायर होगा लेकिन मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क, एक्सप्लोजन का रिस्क मॉडरेट है। उसमें एक्सप्लोजन और फायर के बीच में डिफरेंस है। फायर यानी कि पूरा आग लग जाएगा, एक्सप्लोजन यानी कि जो एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में एक साथ कितना आग निकल रहा है, वो जो एक्सप्लोजन। तो कैटेगरी वाई में मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क रहता है और मास फायर रिस्क रहता है। कैटेगरी जेड में एक्सप्लोसिव व्हिच हैव ए मास एक्सप्लोजन रिस्क एंड मेजर मिसाइल इफेक्ट। इसमें तो मास एक्सप्लोजन का रिस्क है लेकिन मेजर मिसाइल इफेक्ट है। मिसाइल इफेक्ट यानी कि जहाँ आग लगेगा फिर फेंकेगा बहुत दूर तक, ये कैटेगरी जेड में आता है। कैटेगरी जेड जेड जो कि माइंस में यूज होता है एक्सप्लोसिव, वो सब कैटेगरी जेड जेड में आता है। यानी कि एक्सप्लोसिव व्हिच हैव ए मास एक्सप्लोजन रिस्क एंड माइनर मिसाइल इफेक्ट। मिसाइल इफेक्ट रहना जरूरी है। हम लोग जो ब्लास्टिंग में जो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा मिसाइल इफेक्ट का ज़रूरत है, इसीलिए जो कैटेगरी जेड जेड एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, एक्सप्लोजिव व्हिच हैव ए मास एक्सप्लोजन रिस्क एंड माइनर मिसाइल इफेक्ट। माइनर रिस्क रहता है मिसाइल का, जो कि कैटेगरी जेड जेड में है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो 4 टाइप का कैटेगरी हो गया एक्सप्लोसिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट चार्ज ऑफ ए डिटोनेटर? हम लोग जो डिटोनेटर यूज करते हैं माइंस में ब्लास्टिंग के लिए, उसका बेस्ट चार्ज क्या है? पेंटा इथाइल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रेटॉल ट्राइनाइट्रेट, सोडियम पेंटा एरिथ्रेटॉल टेट्रानाइट्रेट। ना ना ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ବି ଖୋଲା ଅଛି ତ। ହଁ ପରା, ତାର ଚାବି ବି ଗୁଡ଼ୁଛି କି ଲାଗିଛି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କପ୍ ଫପ୍ ଅଛି ନା ସେଇ ପାଖରେ रखिदेइथांतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेंटा एरिथ्रेटॉल टेट्रानाइट्रेट, PETN। यह है बेस्ट चार्ज डिटोनेटर का। ओके, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं डिटोनेटर क्या है, ये स्मॉल कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब है। उसका डायमीटर क्या है? 6 mm डायमीटर का आता है डिटोनेटर। उसका लेंथ वेरी करता है 37 to 50 mm तक वेरी करता है। उस डिटोनेटर का जो लेंथ है वो फिक्स नहीं रहता है, वो 37 to 50 mm तक वेरी करता है। उसमें जो चार्ज रहता है 2 टाइप का रहता है, बेस चार्ज रहता है, प्राइम चार्ज रहता है। बेस चार्ज क्या रहता है? PETN, पेंटा एरिथ्रेटॉल टेट्रानाइट्रेट, जो कि 2/3 ऑफ टोटल चार्ज के हिसाब, मतलब जो बेस चार्ज है वो टोटल चार्ज का 2/3 रहता है, और जो 1/3 रहता है वो होता है प्राइम चार्ज। प्राइम चार्ज में क्या रहता है? ASA में क्या क्या है? लीड आजाइड, लीड स्टिफनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये होता है प्राइम चार्ज। और बेस चार्ज क्या है? PETN, पेंटा एरिथ्रेटॉल टेट्रानाइट्रेट, जो कि ऑप्शन डी में है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, कॉन्ट्रावेंशंस पॉइंटेड आउट बाय हिम इज गिवन इन व्हिच फॉर्म? कौन सा फॉर्म में जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी अगर माइंस में इंस्पेक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो भी वो कॉन्ट्रावेंशन पॉइंटेड आउट करते हैं, कौन सा फॉर्म में वो लिख के देते हैं? कौन सा फॉर्म में यूज होता है ये पॉइंटेड, जो कॉन्ट्रावेंशन को पॉइंटिंग आउट करने के लिए? ऑप्शन क्या है? फॉर्म भी, फॉर्म III, फॉर्म 2, फॉर्म VI। इसका सही आंसर है फॉर्म VI, जो कि आज पर MMR है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि आज पर MMR टोटल फॉर्म 1 से लेके फॉर्म VI तक है। फॉर्म 1 में जो नोटिस ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, अबैंडनमेंट, डिसकंटिन्यूएंस, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, ये सब फॉर्म 1 के यूज होता है, इस सब के लिए ये सब नोटिस के लिए। फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न देते हैं, जैसे फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न। फिर फॉर्म IB में तो जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट उसका भी IB है, IBB, IBC ऐसा है, ये सब जानते हैं आप। फॉर्म B में नोटिस ऑफ डिजीज, जो नोटिफाइड डिजीज का नोटिस देते हैं फॉर्म B में। और फॉर्म VI में
जो कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट देते हैं, जो भी कॉन्ट्रावेंशन पॉइंटेड आउट करते हैं डीजीएमएस ऑफिशियल्स ड्यूरिंग ईच इंस्पेक्शन, वो फॉर्म VI में देते हैं। ओके, फॉर्म 6 इसको बोला जाता है, फॉर्म VI, रोमान लेटर में फॉर्म VI, इंडियन लैंग्वेज में फॉर्म 6। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज रेंज। दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल का जो जितना वोल्टेज उसको कैटेगराइज किया गया है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इस टाइप का कैटेगराइज किया गया है ना। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई वोल्टेज का रेंज क्या है। हाई वोल्टेज का रेंज ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ओवर 650 वोल्ट, यानी कि 650 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उसको हाई वोल्टेज बोलेंगे। 650 वोल्ट तो 33 kV, ओवर 11 kV, 11 kV तो 33 kV। तो इसका सही आंसर क्या है, हाई वोल्टेज का रेंज, इसका सही आंसर है 650 वोल्ट टू 33 kV, जो कि ऑप्शन बी में है। ओके, जैसे आप लोग फिर जानते हैं कि जो वोल्टेज का क्लासिफिकेशन 4 टाइप का हुआ है, लो वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट, 250 वोल्ट के अंदर जितना भी वोल्टेज है इसको लो वोल्टेज बोला जाता है। मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट टू 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज 650 वोल्ट टू 33 kV, एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से अगर जितना भी ज़्यादा वोल्टेज यूज होता है उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोला जाता है। ओके, ये सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, ए ड्राइवर ऑफ heavy vehicle shall not overtake another vehicle inside the mine unless the overtaken vehicle is traveling at a speed less than, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हेवी व्हीकल हॉल रोड में जा रहा है, वो तब तक एक दूसरा व्हीकल को ओवरटेक नहीं करेगा जब तक कि वो जो जिसको ओवरटेक करेगा हेवी व्हीकल, उस व्हीकल का स्पीड कितना स्पीड से कम अगर चलता है तब जाके ओवरटेक करेगा। उस स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो उसको ओवरटेक नहीं करेगा। तो जिस व्हीकल ओवरटेकन हुआ है, मतलब हैवी व्हीकल जिसको ओवरटेक करेगा, उस व्हीकल का स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम जाने से उसको ओवरटेक किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो उसको ओवरटेक नहीं करने का प्रोविज़न है एज पर द स्टैट्यूट। तो क्या है इसका सही आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जब तक जो ओवरटेकन व्हीकल जिसको ओवरटेक किया जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम स्पीड में अगर जा रहा है तब ओवरटेक कीजिए। अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। ये सब प्रोविजंस है, इसको आप सर्कुलर में ये सब मिल जाएगा आपको। ओके, अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड इन ए माइन इज मेंटेन इन डैश। अबव ग्राउंड में जो एम्प्लॉयड है उनका जो अटेंडेंस किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो जानती है, तो सीधा सीधा माइन रूल का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं माइंस रूल में फॉर्म ए से लेके फॉर्म यू तक है, तो हर फॉर्म का यूज किस पर्पज के लिए यूज होता है इसको आपको याद रखना है। ओके, तो इसका सही आंसर है फॉर्म डी। फॉर्म डी में उन लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर किया जाता है। पहले ये फॉर्म ई था, कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फॉर्म ए से लेके फॉर्म यू किस पर्पज के लिए यूज होता है उसको शॉर्टली बता देता हूँ। फॉर्म ए में डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर्म ए में मेंटेन किया जाता है। फॉर्म बी में रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम, ओटी जो ओवर टाइम रजिस्टर जिसको बोलते हैं, फॉर्म बी में मेंटेन किया जाता है। फॉर्म सी रजिस्टर ऑफ लोन एंड रिकवरीज। फॉर्म डी रजिस्टर फॉर अटेंडेंस ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड, ओपन कास्ट, एबव ग्राउंड वर्किंग। चाहे वो ओपन कास्ट हो, बिलो ग्राउंड हो या फिर एबव ग्राउंड हो, सबका अटेंडेंस फॉर्म डी में ही मेंटेन किया जाता है। फॉर्म ई में रजिस्टर ऑफ कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, लीव अकाउंट, लीव वेजेस ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, ये सब फॉर्म ई में। इसके बाद एफ, जी, एच, आई ये सब
ओमिट हो गया है, ये सब आजकल यूज नहीं होता है। ओके, जो सर्कुलर आने के बाद फॉर्म जे में तो रिपोर्टेबल इंजरी आप जानते हैं, रजिस्टर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। फॉर्म के में रजिस्टर ऑफ माइनर इंजरी। फॉर्म के के बाद एल, फॉर्म एल में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस जो नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। फिर फॉर्म एम से शुरू हो गया IME PME का नोटिस, फॉर्म एम। फॉर्म एन में सेकेंड एंड फाइनल नोटिस फॉर IME PME। फॉर्म ओ में रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म पी में मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, उसका भी एक P1 भी है, आपको माइन रूल पढ़ने से ये सब समझ में आ जाएगा। फॉर्म क्यू नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड। फॉर्म आर सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड। फॉर्म एस रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन। फॉर्म टी एनुअल रिटर्न रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर फॉर्म यू रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करते हैं उनका रिपोर्ट फॉर्म यू में दिया जाता है। ओके, ए ड्राइवर शैल नॉट पार्क हिज व्हीकल विद इन डैश डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग एरिया ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। जहाँ भी मोबाइल इक्विपमेंट चल रहा है उसका कितना डिस्टेंस के अंदर कोई भी ड्राइवर अपना गाड़ी को पार्किंग नहीं करेगा। 30 मीटर, 90 मीटर, 150 मीटर, 60 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 30 मीटर। ओके, नाइट्रेट मिक्सचर कम अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोसिव्स? नाइट्रेट मिक्सचर ये माइनिंग मेट, फोरमैन, ब्लास्टर सभी के लिए एप्लीकेबल है ये क्वेश्चंस। नाइट्रेट मिक्सचर किस क्लास के अंदर आता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव को टोटल 8 तो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, क्लास 1 में गन पाउडर, क्लास 2 में नाइट्रेट मिक्सचर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर में क्लास 2 नाइट्रेट मिक्सचर। क्लास 3 नाइट्रो कंपाउंड, क्लास 4 क्लोरेट मिक्सचर, क्लास 5 फुलमिनेट, क्लास 6 अम्युनिशन, क्लास 7 फायरवर्क्स, क्लास 8 लॉक्स, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव्स। ओके, तो क्लास 2 में आता है नाइट्रेट मिक्सचर। इसका सही आंसर क्या होगा? क्लास 2। ओके, नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फोरमैन कम अंडर व्हिच रेगुलेशन? दोस्तों, जितना भी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉइंटमेंट जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस है, उस रेगुलेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये सब फोरमैन मेट एग्जामिनेशन के लिए और ब्लास्टर एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। तो ड्यूटीज ऑफ माइंस फोरमैन, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लिखा होता है? रेगुलेशन 46 में। ये MMR का, MMR 1961 का रेगुलेशन 46 में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फोरमैन लिखा हुआ है। ओके, तो बाकी चीज़ भी इस टाइप का आपको याद करना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी फीचर्स ऑफ ए डंपर? इसमें से कौन सा सेफ्टी फीचर्स डंपर का नहीं है? ओके, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डंपर का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, सोवेल का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, जो एक्सकावेटर है, डोजर का क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? DGMS सर्कुलर में मिलेगा। तो जो ऑप्शन है, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, ऑडियो विजुअल अलार्म जो AVA लिखा हुआ है, स्विंग मोटर ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, नॉन ऑफ दिस, तो इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर्स डंपर का नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्विंग मोटर ब्रेक जो है वो डंपर का सेफ्टी फीचर्स नहीं है। किसका सेफ्टी फीचर्स है? ये एक्सकावेटर का सेफ्टी फीचर्स है। ओके, जो 20 सेफ्टी फीचर्स इन डंपर का जो DGMS सर्कुलर है, उसमें जो 20 सेफ्टी फीचर्स प्रेस्क्राइब किया गया है डंपर के लिए, जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच, रियर व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स, टेल एंड प्रोटेक्शन, रिटार्डर ब्रेक, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, केबिन गार्ड एक्सटेंशन, ये सब जो 20 सेफ्टी फीचर्स है, बाकी कुछ कुछ भी है, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा HMM के लिए कौन सा सेफ्टी फीचर्स प्रेस्क्राइब किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब डायमेंशन ऑफ बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ पैरापेट वॉल? जो पैरापेट वॉल का डायमेंशन एक DGMS सर्कुलर में प्रेस्क्राइब किया गया है। ओके, तो उसमें उसके हिसाब से जो बॉटम मोस्ट पार्ट है पैरापेट वॉल का, उसका डायमेंशन कितना मेंशन किया गया है? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2.5 मीटर। ओके, तो बाकी डायमेंशन क्या प्रेस्क्राइब किया गया है?
जो पैरापिट वाल होगा वो ट्रापिजियम शेप में रहता है। उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और उसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है उसका जो विड्थ है 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और उसका हाइट कितना होना चाहिए, जो लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन दैट रोड, मतलब उस रोड में जो लार्जेस्ट व्हीकल चल रहा होगा उसका जो टायर का डायमीटर से उस पैरापिट वाल का या एम्बैंकमेंट भी उसको बोल सकते हैं, उसका हाइट कम नहीं होना चाहिए। ये है प्रेस्क्राइब्ड डायमेंशन फॉर एम्बैंकमेंट भी बोल सकते हैं या फिर पैरापिट वाल भी बोल सकते हैं। उसका टॉप मोस्ट विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होगा, बॉटम मोस्ट विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होगा। उसका हाइट जो लार्जेस्ट व्हीकल उस रोड में चल रहा होगा उसका टायर हाइट से कम नहीं होगा। ये सब प्रोविजंस है। ओके दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली माइनिंग मेट ब्लास्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। और बाकी जो मैं कुछ बीच में बोला कि कौन सा सर्कुलर आपको पढ़ना है, किस रेगुलेशन आपको याद रखना है, उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए आप पढ़ाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क आप सिक्योर कर पाएंगे। ओके तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जैसे मैं बोला कि मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक बात, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ओके, ताकि मेरा हर अपडेट्स आपके पास पहले पहुँचे।